क्लास 10वीं के विद्यार्थियों, आपका मैथ, हिंदी और संस्कृत का पेपर हो चुका है। अब बचा है आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा हुआ है। चलिए एनसीईआरटी हम दे रहे हैं आपको। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, चलिए दोस्तों पूरा तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का। और इसके बाद हम देंगे आपको पूरे सामाजिक विज्ञान, यानी कहने का मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र सभी से दोस्तों सामाजिक विज्ञान देंगे। ठीक है, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। नीचे अलग से दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ याद करना आपको है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिर्फ याद कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बुर्बो वंश। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन था। कार्बोनेट से। उसके बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था। ऑस्ट्रिया। फटाफट एनसीईआरटी याद कीजिए दोस्तों, एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। काउंट काबूर को विक्टोरिया एमेनवेल ने किस पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। नाविक। ठीक है, फटाफट दोस्तों एनसीईआरटी। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, उसके बाद जाल वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ओके, चलिए रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए फटाफट याद कीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों। 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ओके, फटाफट याद कीजिए बच्चों। चलिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 1829 ईस्वी के एंड्रियानोपोल की संधि किस देश में साथ हुई। तुर्की। ऑप्शन नंबर ए। तुर्की। ऑप्शन नंबर ए। तुर्की। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कार्बोनेट से था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जाल वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, तो हम आपको बता चुके हैं ऊपर में। 1829 के इंडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई। तुर्की के साथ, ये भी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। उसके बाद काउंट काबूल को विक्टोरिया एमेनवेल ने किस पद पर नियुक्त किया दोस्तों, ये भी रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो नाविक अभी बताए हैं। ओके, आगे देखिए एक अलग क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बाबू। उसके बाद यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद करते रहिए। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था। मई 1848 में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी दोस्तों। बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत। ये भी ऑप्शन नंबर बी। यूरोप में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल चलते हैं आप। फटाफट दोस्तों याद करते रहिए, बहुत ही वीएम क्वेश्चन है। बुक से है दोस्तों, बुक से है बुक। और सवाल आपसे बुक से ही पूछा जाएगा, अंदर से या बाहर से। चलिए नेक्स्ट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861 ईस्वी में। सभी मिलेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र एक ही वीडियो में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था दोस्तों। रूस का सम्राट। ठीक है ना, उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ दोस्तों। रूस में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे छात्रों अगला चलिए। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ग, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर ख देखिए, यानी क ख से भी आ सकता है, ए बी सी डी भी आ सकता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई दोस्तों। नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्रेंटस्की। ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ग। ठीक है ना, उसके बाद देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई। 1924 भैया, 1924 बाबू, 1924 बाबू। उसके बाद ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी दोस्तों, फटाफट याद कीजिए बाबू, रूस और जर्मनी। इस वीडियो को 2 बार 3 बार रट लीजिए, जल्दी जल्दी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसने कहा था। कार्ल मार्क्स कहे थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक सही है। उसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए फटाफट यदि आप चाहते हैं कि 100 में 100 ठोकें, 80 में 80, तो मारिए। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस का सम्राट। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, पहली क्रांति। लाल सेना गठन किसने किया था। ट्रेंटस्की। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई दोस्तों। तो 1924 में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद
अगला है दोस्तों यहाँ पर बाबू, साम्यवादियों यानी समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ए में है द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, एंड दास कैपिटल दोस्तों ऑप्शन दास कैपिटल कहा जाता है। द मदर के लेखक कौन है? मैक्सिक गोर्की ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट वर्ड को। ठीक है, अंदर से एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। उसके बाद रूस में कृषि दासता किस वर्ष संपन्न हुई? 1861 में। हो सके तो दोस्तों अंदर से आप लोग प्लीज़, बाहर से याद कर लें तो अंदर से किताब से याद कर लीजिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। रूसो कहाँ का रहने वाला था? तो रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है बाबू, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर, तो दोस्तों कम्बोडिया हो ही जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी तो पुर्तगाली थे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हिंद चीन में सब बसने वाले फ्रांसीसी कहे थे, कोलोन कहे जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नरोत्तम सिहानू कहाँ के शासक थे? कम्बोडिया के, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? तो फान बाओ चाउ ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ध्यान बच्चों, फटाफट याद कीजिए बाबू, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से रहता है? हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अलग अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन जी थे दोस्तों, निक्सन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बाबू, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी प्रकृति का था बच्चों। उसके बाद बाबू, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो देखिए क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। उसके बाद वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में। हनोई समझौता कब हुआ दोस्तों? तो देखिए 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे थे दोस्तों कोलोन, ये तो आप लोगों को बतवे किए हैं। नरोत्तम सिहानू कहाँ के साथ थे? तो कम्बोडिया के, आप लोगों को पता है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर और एनसीईआरटी देखते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी। और बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन ही उठा के पूछा जाएगा अंदर से या बाहर से। आइए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बॉर्डर पार करने के लिए। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 फरवरी 1919 को अमृतसर में हुआ था, यानी पंजाब में हुआ था। उसके बाद लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, ठीक है। फटाफट याद कीजिए बच्चों। मैं राज आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हूँ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? 1920 तुर्की में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हो गया था। उसके बाद किसने किया था शुरू दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 केबी हेडगवार। उसके बाद रंपा विद्रोह कब दोस्तों? 1916 में हुआ था बाबू। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ? देखिए 1916 में, फिर पूछ रहा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? तो आपको बताया है 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में हुआ था? तो 1920 तुर्की में। इनकी स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913, सॉरी बच्चों, ठीक है। अगला है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तुर्की को। अगला है, हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी की, ठीक है। याद रखिएगा, यंग इंडिया इनका पत्रिका भी है। अगला है, चौरी चौरा हत्याकांड कब पारित हुआ दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। अगला है, साइमन आयोग भारत कब आया था? फरवरी 1928 में, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन वीवीआई बच्चों बाबू कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ठीक है। अगला देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रकृति से
फिर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को प्रभावित किया। अगला अगला है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है, आपको बताइए किए दोस्तों। चलिए अगला है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख तक दोस्तों, आपको किताब में दिया हुआ है। अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। उसके बाद पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? देखिए पाटलिपुत्र नाम है, ये है, कुसुमपुर भी है, आजिमाबाद भी है, फूलपुर भी है, लेकिन राजगीर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो, घुमा दिया है क्वेश्चन को। अगला है बच्चों की भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों है बाबू, फटाफट याद कीजिए बच्चों, बाबू डिनर करते हो। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग, ठीक है ना। अगला देखिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया आया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिल मूल गलती है, अलेक्जेंड्रिया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आए थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से हुआ था। उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों? तो 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है, फटाफट याद कीजिए, 1929 में। कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन अंदर से बाहर से दोनों देख लीजिए। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? दोस्तों फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ये तो हकीकत दोस्तों इस बार 2024 में जो फर्स्ट सीटिंग का पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, और जो सेकंड सीटिंग का पेपर है हल्का आ रहा है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन घबराइएगा मत, पूरा बिहार बोर्ड दे रहा है। चलिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, ओके। उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो दोस्तों यूरोपीय संघ, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाते थे? यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र, आंसर होगा। उसके बाद ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? रेशम मार्ग, ठीक है, सही आंसर है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्यिक क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अलेक्जेंडर के द्वारा। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? अमेरिका से हुआ था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ, ठीक है। चलिए अगला, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी कुछ अगर देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया दोस्तों? तो यंग इंडिया, देखिए यही बोल रहे थे हम, यंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर फ्रेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना। अब देखिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए? मार्को पोलो। उसके बाद देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ओके। चलिए अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई किया था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो हैमिल्टन, ठीक है। अगला है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर किंग, जिसे तो मार्टिन लूथर किंग कहे बोलते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? तो चीन में हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों अर्थात सामग्रियों की मांग बढ़ाई? चीन को, सही आंसर है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया दोस्तों? तो गोवा में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कोलकाता में, गोवा में, मुंबई में। यदि आपको आंसर पता है तो हमको सस्पिशन लग रहा है इसमें आंसर, ठीक है, गोवा में हमको लग रहा है गलत है, तो आप लोग जरूर बताइए कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, ठीक है। अगला देखिए, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, सही आंसर है। जो सही आंसर है वही दूंगा मैं दोस्तों, क्योंकि एक नंबर की बात है। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? तो रिचर्ड हो। आगे देखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेजेडेर हावर्ड, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए,
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था? तो 15वीं सदी में। उसके बाद आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1760 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम वोल्टस के द्वारा। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? दोस्तों यंग इंडिया तो बतेवे किए हैं। आगे देखिए, चलिए ये इतिहास का पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए आप लोगों को पढ़ना होगा लोकतंत्र, इससे भी 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए इतिहास से 10 नंबर, 10 नंबर लोकतंत्र से 10 नंबर, भूगोल से 10 नंबर और शास्त्र से 40 नंबर आएगा दोस्तों एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 40 नंबर आएगा आपका बुक अंदर से, यानी 80 नंबर का पूछा जाएगा और 20 नंबर तो आपका पेट कर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब देखिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी चैप्टर से। देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक है बच्चों, देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है लोकतांत्रिक, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी में आप लोगों को टिक मारवाया गया था। चलिए, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? देखिए नहीं बताना है, ध्यान से देखिएगा, आप पढ़िए ध्यान से। बच्चे क्या कर रहे हैं, बस एक ही बार पढ़ने काम हो जा रहा है। इसमें नहीं पूछा है बाबू, तो नहीं वाला ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले आता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र मतलब किसी को बांटता नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में किसी को बांटना नहीं है, सबको बराबर रखना है। तो ये गलत ऑप्शन है ना, ये मैं बोला है कि लागू जो लागू नहीं होता है, तो यही होगा घ नंबर। ठीक है, लागू नहीं होता है पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क बोला है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ख बोला है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ग बोला है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो देखिए इसमें क और ख सही होगा, क और ख है ना। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, और ग कह रहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत से देश हैं जो सामाजिक विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क और ख यानी ऑप्शन नंबर क और ख सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ब होगा सही आंसर, ब। ठीक है, ऐसे करके पूछेगा एग्जाम में। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, फिर आप लोग गलत मत मारिएगा। नहीं पूछा है तो जेड गुड्डी होगा ना। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं ये सब थे। ठीक ना, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी के साथ भेदभाव किया गया था, किंग मार्टिन के साथ किया गया था ओलंपिक, लेकिन जेड गुड्डी के साथ नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर मारिएगा, नहीं पूछेगा तब। आगे देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। एक ख आंसर सही होगा आपका सटीक। आगे देखिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर है? दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर पूछा नहीं है, आपको नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताना है, ध्यान रखिए। अगर हाँ पूछता हाँ बताइए, इसमें से बताना है कि इसमें कौन नहीं हो सकता है भाई। देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। देखिए जबकि थी ऐसी बात नहीं है, भारतीय संविधान में सभी जगह सभी लोगों को जीने का हक है, सभी लोग सभी धर्म को चलाने का हक है। जबकि ये ऑप्शन नंबर क जो है कह रहा है कि बांट रहा है, जी नहीं बांट नहीं रहा है, यही तो आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया ना, तो ये ऑप्शन होगा। जबकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसी बात नहीं है कि कोई को किसी को बांटे, सब बराबर होते हैं। ठीक है, हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं संविधान के अनुसार। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 याद कीजिए। उसके बाद क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपर्याम है तो अलगाववाद। अगला है दोस्तों, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? फ्रेंच भाषा को बोलते थे। मराठी मानुष का विवाद निम्न से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? संवर्ण का। ये लोकतंत्र से क्वेश्चन है। भारत में समाज सुधारक आंदोलन में इनमें से किसका योगदान है? तो देखिए ज्योतिबाई फुले का भी है, महात्मा गांधी जी का भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी है, और ऑप्शन डी सही आंसर होगा बच्चों। उसके बाद संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्र का मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए अनुच्छेद 15 भी रिपीट हो रहा है। ये देखिए, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपका वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था, पूछा जाने वाला है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? ठीक है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है तो मुंबई, ठीक ना, पहले मुंबई राजधानी थी हम लोग का। आगे देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक बोलते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर याद करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए बीएम क्वेश्चन बच्चों देखिए अगला है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका, अमेरिका सही आंसर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए ख बोला है खाली, तो बी मार लीजिए, सिर्फ याद कीजिए कि यही आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह जो है विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर क ही आंसर सही होगा आपका, आगे मत जाइए। उसके बाद संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, तो यहाँ पर हो जाएगा ख आंसर होगा सिर्फ। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा संस्कृति और दूसरी भाषा पर ला दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद बच्चों अगला याद कीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई, राजस्थान। ठीक है, पूरा जी के बता दे रहे दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पूरा टोटल खत्म। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कच्छ बिहार राज्य यानी किस बिहार राज्य पर अधिनियम बनाया था, 1906 में। आगे देखिए, 2006 के बिहार राज्य पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना के लिए कितनी अवधि चाहिए, 7000। आगे देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था, 1946 में। ध्यान देखिए एक बात समझिए, भारत में संविधान सभा गठन 1946 में हुआ और भारत में संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लागू करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लिखने वाले जो है भीमराव अम्बेडकर साहब है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। अगला देखिए, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज की संघ की स्थापना की गई, तो यहाँ पर 1958 आती है। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, तो 1950 में। ठीक है ना, 1950 में। ये उठा के पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन ऑब्जेक्टिव के लिए आगे तैयार रहिए, 80 प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अगला है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, 1970 के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिहार में गांधी के मैदान में 5 जून, याद कीजिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ऐसा भाषण दिए जयप्रकाश नारायण की आज तक जिंदगी में कोई नहीं दिया। हालांकि तीसरा अध्याय में क्लास 12 में जब जाएंगे आप लोग, हिंदी में पढ़ना मिलेगा संपूर्ण क्रांति वाला पार्ट। ठीक है, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति किसने किया था, ये बीएम है जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था, 5 जून 1974 में शुरू किए थे। ठीक है, अब देखिए अगला, ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। भारत में 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी को। ख आंसर सही होगा। उसके बाद चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंध नहीं है। देखिए बच्चों, आर्थिक शोषण मुक्ति से सही था, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने सही था, कांग्रेस पार्टी के विरोध से सही था। लेकिन देखो इसमें पूछा है नहीं पूछा है, तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो दलित सेना का गठन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद करेंगे। आगे देखिए छात्रगण, सिर्फ मजा लीजिए और हम उम्मीद रखते हैं कि एकदम गर्दा मचाएंगे अंदर। ठीक है, बोर्ड में जाने के बाद आप लोग बना पाएंगे, हमारे इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई, तो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े होकर लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया गया। ठीक है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया गया, यही आंसर होगा। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन, ये सही आंसर होगा। नहीं पूछा गया था ना। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो चुनाव आयोग महाराज के पास। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है, तो लोकतंत्र में आस्था। बच्चों, लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन, एक इसे की लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जो है कि जनता का अधिकार होता है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन साहब ने दिया था, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो मजबूत जनपद। आगे देखिए, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकतांत्रिक। ठीक है ना, चलिए बच्चों बाबू फटाफट याद कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है, तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उसके बाद देखिए अगला है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, 100। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, 100 देशों में। ठीक है, आगे देखिए, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है, तो 60 अभी तक किताब में दिया गया है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? लोकतांत्रिक। निम्न में से किस व्यवस्था में चुनाव समिति निम्न में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आगे देखिए बच्चों, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कीजिए बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब कि संविधान ये कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव ना करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा आपका। आगे देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, समुदायवाद। डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से मेहनत करिए और आराम से आप लोग नौकरी कीजिए। 10वीं क्लास, इंटर क्लास, 12वीं क्लास करने के बाद आप लोग जो है फॉर्म भरिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। अगला देखिए, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। चलिए अगला देखिए बच्चों, फटाफट बाबू, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। अगला है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो विकसित। भाई जहाँ पैसा ज़्यादा रहेगा वो विकसित कहलाएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है। ठीक है ना। आगे देखिए, प्लास्टिक मुद्रा है तो एटीएम है, A.T ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि का है, ज़्यादा मात्रा में 60% कृषि होता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, यानी कहने का मतलब किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। अगला है छात्रगण, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 मार्च 1950 को। उसके बाद ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो इनमें से सभी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, इनमें सभी, यानी सूर्य भी अगर आ जाएगा सभी हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के। 4 भारत में, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। जनसंख्या की वृद्धि में आर्थिक विकास की गति होती है तो मंद हो जाती है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो जीविकोपार्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। अगर देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो तकनीक विकास। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को। ठीक है ना। उसके बाद किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक में आता है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, है ना। किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यानी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है बाबू, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति प्रति आय क्या है? तो यहाँ पर 25,494 आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सस्पिशन है, सही आंसर आप लोग मारिएगा अभी कमेंट बॉक्स में। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 21 अप्रैल से 31 मई, सही है। उसके बाद भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का, है ना, गोवा का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का, क्योंकि पटना नगर के नाम से जानता है। आगे देखिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण है तो सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों हो जाएगा। उसके बाद बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो 1103%। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया तो कर्नाटक हो जाएगा। ऊंची विकास दर से है तो यहाँ पर देखिए तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी। तो बी जो डी आंसर है वो भी सही हो जाएगा, डी आंसर। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है न्यूनतम है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। अगला है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो लेखन एवं संपादन उत्पादन। देखिए नहीं पूछा गया तो ध्यान से मारिएगा, माध्यम भी है, मापन भी, भुगतान भी, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? तो टका है। अगला है, सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग जिनमें से किस किस रूप में होता था? तो दोस्तों गेहूँ और गाय, ध्यान रखिएगा, जो है डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला है कि दोस्तों, इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? तो डॉलर, अमेरिका का होता है डॉलर। उसके बाद इनमें से किस प्राणी के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, प्रणाली। उसके अगला है दोस्तों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? देखिए यहाँ पर गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है महाजन जो है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे है, आप लोग सही आंसर मारिएगा, हमारे देश से महाजन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग। अगला है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यवसायिक बैंक। ठीक है, आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं आरबीआई।
उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। चलिए बच्चों फटाफट याद कीजिए बच्चों, बाबू थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आप लोग मजा आएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को, पहले मुंबई थी राजधानी, ठीक है। आगे देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, 1900 से। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, 196 बैंक हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, 1969 में। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग आते हैं, तो 15 से 20। कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति गठन कर सकते हैं, 10 व्यक्ति। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 19 गो बैंक है राष्ट्रीयकृत। आगे देखिए, देश का मतलब भारत, देश की संगठित बैंक प्रणाली के प्रकार हैं, 3 प्रकार का। आगे देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र बताया है दोस्तों ऊपर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो देखिए कौन बीमारू राज्य नहीं है, देखिए यहाँ पर दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तो उत्तर प्रदेश सही होगा। अगर देगा कर्नाटक तो ये भी सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो माल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो ये देखिए कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, 1989 में। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग को। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया दोस्तों, तो देखिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी को, ठीक है। उसके बाद छात्रगण वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो 4, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, देखिए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सब हैं, लेकिन बोला है नहीं है। देखिए यही तो पूछना है, नहीं है बताना है ना, तो पार्ले हो जाएगा, पार्ले नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, इसको पार्ले जी बोलते हैं। अगला है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ख होगा, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्ताक्षर, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यही होगा ऑप्शन। अगला है, पार्ले समूह थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था, तो ध्यान दीजिए कोला खरीदा था, कोका कोला। आगे देखिए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारक कौन है, तो प्रतिस्पर्धा, उदारवादी नीतियाँ, विकासशील व्यवस्था के अभाव, डी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से याद कीजिए फटाफट। अगला है मेरे प्यारे बच्चों की, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष हुई, तो 1986 में हुई थी बच्चों, फटाफट याद कीजिए बच्चों, बहुत ही कम समय है। आगे देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 15 मार्च को, 15 मार्च को सही आंसर होगा। अब देखिए अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो भैया देखिए याद करिए बच्चों, 1800 -11 -4 000 इतना है उपभोक्ता, ठीक है। आगे देखिए बुक में दिया हुआ है। आगे देखिए, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होता है, तो हॉलमार्क का होना चाहिए, हॉलमार्क का सही होना चाहिए। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग के पास। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, तो देखिए 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, कोई नहीं बच्चों, कोई पैसा नहीं लगता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, अंदर से पूछा हुआ। देखिए अगला है, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है, तो देखिए मूल्य के प्रति, निर्माण के प्रति गुणवत्ता, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल पूछा गया आपसे, बहुत ही आप लोग के लिए मेहनत करके बना रहे वीडियो, और इसको पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा आपका। आगे देखिए, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई, 1947 में। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप लोग को आनंद आएगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है। यानी कहने का मतलब सभी पार्ट से है, सभी पार्ट से, एक भी पार्ट हम आप लोग को छोड़े नहीं हैं, ठीक है ना, एक भी पार्ट आप लोग को छोड़ नहीं रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि एकदम गर्दा गर्दा मचा के आएंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग भूगोल में, लास्ट पार्ट चल रहा है, मैंने आप लोग को इतिहास, है ना, लोकतंत्र और सब बता चुका। अब चलते हैं भूगोल में लास्ट पार्ट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार जलने के बाद वापस नहीं वैसा होगा। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है ना। तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आवर्तक आर्थिक सीमा रखते हैं, 200 mm, 200 nm। चलिए उसके बाद देखिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधन के विद्रोह से, ख आंसर सही होगा बच्चों, बाबू एनसीईआरटी, बाबू खाली एनसीईआरटी। पीडीएफ देखिए, इसमें खाली पीडीएफ देखिए। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर।
आगे देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र की मात्रा राष्ट्रीय संबंध देखिए यहाँ पर 19.2 या 12.2 होगा, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किताब में देखे होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ख लग रहा है, लेकिन आप लोग सस्पेंशन में हम हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या आंसर होगा। इसका सटीक आंसर मत याद कीजिएगा, इसको सर्च कर लीजिए आप लोग, जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए अभी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय अयोग्य योग्य। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्न से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, नवीकरणीय, क्योंकि हवा से भी ऊर्जा बनता है नया नया। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, खनिज है बच्चों, खनिज। अगला है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, कोयला का। मतलब कोयला सीमित का मतलब है भविष्य में समाप्त हो जाएगा बच्चों, ये सीमित का मतलब होता है। अगला देखिए बच्चों, बहुत ही वीएमएम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद आपदा नहीं होती है, ध्यान रखिए, आतंकवाद मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, देखिए यहाँ पर गलत ऑप्शन लगाया गया है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, देखिए सांप्रदायिक दंगे मनुष्य द्वारा होता है, आतंकवाद मनुष्य करता है, महामारी मनुष्य फैलाता है, डी ऑप्शन होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना। इनमें से कोई, तो समुद्र में भूकंप आता है, ऑप्शन नंबर जो क है ना सही आंसर है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है, अपने आप आता है। जो वैसी आपदाएं जो अपने आप होती है उसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तो रिएक्टर स्केल द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हिंसा, क्योंकि बाढ़, भूकंप, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र भूकंप आना है, तो बताइए क्या दोस्तों। आगे देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप अभी बताए हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आप लोग आयताकार बनाइए भवन को, तो अभी नहीं गिरेगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, तो भाई अनुचित है, मतलब कि आपको नहीं करना चाहिए ढलान जहाँ है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए। उसके बाद बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को होगा बच्चों, बाबू सभी को होगा बेटा। आगे देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव में। आगे देखिए, बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण योजना है, तो 4000 वर्ग फीट। रिंग बांध किसके लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, बाढ़ के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद रखते हैं कि एकदम गर्दा गर्दा मचाएंगे आप लोग, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग पूरा में पूरा बना के आएंगे, ठोक के आएंगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आराम से क्या आराम जाइए। बाढ़ के समय निम्न से किस स्थान पर जाना चाहिए भैया, तो ऊंची भूमि वाले समय जाइए। आगे देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड का, ठीक है। इस प्रकार से आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, अगर कोई उपाय न हो तो ठंडा पानी डालिए, ठीक है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाइए। सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में आता है बच्चों, बाबू ठोकिए फटाफट आंसर जाकर बोर्ड में। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 5। आगे देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, जो मानव द्वारा किया गया, तो समय दंगे भी, आतंकवाद भी, महामारी भी, मनुष्य सब बढ़ाता है ना, मनुष्य करता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो ये देखिए, फसल को, पशुओं को, भवनों को, ये तो बताइए कि आपको, तो आप लोग को एकदम गर्दा गर्दा मचाना है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, पूरा देखिए पीडीएफ को। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन है बच्चों, तो जल की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार यानी उत्तरी दक्षिण बिहार। चलिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का सुख कहा गया है, तो भाई कोसी को। बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। सूखा किस प्रकार की आपदा है बच्चों, प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार होती है, अचानक आती है, कह के तो आएगी नहीं मोबाइल फोन से। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का मुख्य कारण है दोस्तों, वर्षा जल का संग्रह करना, वर्षा को बचा रखिए, पानी को बचा रखिए। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। कृषि सुखाड़ होता है, तो मिट्टी के नमी के अभाव में भाई मिट्टी जो है सूख जाती है ना, तो इस प्रकार से याद कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो उम्मीद रखते हैं कि इतना आप लोग क्वेश्चन जो है जल्द से जल्द याद कीजिएगा, क्योंकि 80 प्रश्न आएगा, 40 का ही जवाब देना है, और इसके बाद आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दे रहे हैं, आराम से याद कीजिए और आराम से बोल दीजिए, ठीक है। और 19 फरवरी को गर्दा गर्दा मचाइए, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो नेक्स्ट दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी तैयारी हो जाए। थैंक यू।